जाता है। बताओ फटाफट, नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई थी? ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी। किसने लौटाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी, याद रखिएगा। और केसरी हिंद किसने लौटाई थी? गांधी जी ने। जमनालाल बजाज ने रॉय की उपाधि। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन किसकी अध्यक्षता में? जब असहयोग आंदोलन 1920 का जब पारित हो रहा था, तो अधिवेशन जो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 1920 का अधिवेशन आयोजित हुआ था। कौन सा? लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के अंदर अधिवेशन हुआ था। कहां पर हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन। और यहीं पर आपके कलकत्ता अधिवेशन के अंदर, है ना, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर यहीं पर आपके असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया और फिर असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। यह आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव रखा था, अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। प्रस्ताव किसने रखा था? गांधी जी के द्वारा। अगला देखिएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? देखो उस समय की बात करें, बड़ा अधिकारी, उस समय का जो सब सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, वायसराय कौन था? एक वायसराय हुआ करता था, एक गवर्नर जनरल हुआ करता था। वायसराय ब्रिटिश अधिकारी हुआ करता था, चैम्सफोर्ड था। कौन था? चैम्सफोर्ड। इसीलिए तो एक बात करें 1900 मॉन्टेग्यू तो क्या था 19 उस समय का, है ना, उस समय गवर्नर जनरल मॉन्टेग्यू, और चैम्सफोर्ड है उस समय का वायसराय। तो इसी वजह से 1919 का जो एक्ट है ना, तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट कहलाता है। तुम्हें पता है 1919 वाला, तो उन दोनों के नाम के ऊपर। अब ये थोड़ा मिलान करना है, यहां पर कुछ व्यक्तित्व दिए गए हैं आपके सामने। जैसे मैं बात करूं यहां पर, देखो बेटा, देखो ए के सामने सरोजनी नायडू की बात करें, सरोजनी नायडू थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सरोजनी नायडू की बात करें, सरोजनी नायडू कौन थी? देखिएगा, सत्याग्रह में भाग ली। देखो सरोजनी नायडू ने खूब सारे सत्याग्रह में भाग लिया था, और दर्शाना के अंदर सत्याग्रह हुआ था, उसमें भाग लिया था। ए के सामने 3 होगा। उसके बाद उषा मेहता का नाम करें तो उषा मेहता की बात करें तो उषा मेहता स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भूमिका निभाई थी और गुप्त रेडियो का संचालन किया था। गुप्त रेडियो का संचालन किया था इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। उषा मेहता गुप्त रेडियो का संचालन भूमिगत होकर के उस समय, ताकि संचार बाधित नहीं हो। 2 के सामने आएगा 4 आएगा, बी के सामने 4 आएगा, यहाँ पर है, ये बी ऑप्शन इसमें राइट है। अरुणा आसफ अली की बात करें तो अरुणा आसफ अली भूमिगत आंदोलन की एक नेता थी, और लक्ष्मी स्वामीनाथन आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। लक्ष्मी स्वामीनाथन आजाद हिंद। हाँ, एसआई के लिए हिंदी विषय का कोर्स अवेलेबल है बेटा, अवेलेबल है। माइंड मैप ऐप में सारे कोर्स है यार, तुम लोग एक बार जाके देखो तो सही। अब मुझे बार बार पूछते हो। 1914 में कामागाटा मारू जहाज के द्वारा लाए जाए गए भारतीय प्रवासियों को उतरने के लिए किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे? ये कनाडा के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया था। किसके द्वारा? कनाडा इसका आंसर सही होगा। उत्तरी अमेरिका के अंदर बात करें, कनाडा यहां पर याद रखना है, कनाडा के अंदर प्रतिबंध लगा दिया था। देखो एक हांगकांग के अंदर रहने वाले गुरुदत्त सिंह ने एक जहाज खरीदा था 376 लोगों को लेकर के, कि पाजी मैं भी चलूंगा, कि चलो 376 लोगों को लेकर के। गुरुदत्त सिंह कौन? गुरुदत्त सिंह का जहाज था, गुरुदत्त सिंह का जहाज था जिसका नाम क्या था? कामागाटा मारू। ये यहां से रवाना हुआ था, कनाडा गया, प्रशांत महासागर को पार करके। ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपका यहां पर हो गए, बीच में यूएसए आ जाता है, बीच में क्या आ जाता है? यूएसए आ जाता है, फिर मैक्सिको और कनाडा। तो इनको उतरने से मना कर दिया गया था वहां पर, फिर ये वापस लौटे कलकत्ता। ठीक है, फिर ये वापस कलकत्ता आ गए थे। ठीक है, ओके। DR गुजर आज ही जुड़ा हुआ हूं। ठीक है बेटा, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। ये कनाडा हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। 1914 में वैंकूवर के लिए रवाना हुआ था। 1914 की बात है, 1914 में, 1914 में ये कनाडा गए थे, लेकिन उनको उतरने से मना कर दिया, तो ये असंतोष फैला था भारतीयों में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष, देखो मोतीलाल नेहरू के पिता, जवाहरलाल नेहरू के पिता, और मुस्लिम लीग अध्यक्ष हकीम अजमल खान ने संयुक्त रूप से जुलूस का नेतृत्व किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर इन लोगों ने नेतृत्व किया था? ये आपके अमृतसर अधिवेशन की बात है, 1919 का। अमृतसर अधिवेशन 1919 का है, इसमें इन्होंने नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों के बारे में पहली बार नीति का प्रतिपादन? देखो देशी रियासतों के बारे में पहली बार नीति का प्रतिपादन कब हुआ? एक कौन सा अधिवेशन था जिसमें यह कहा गया कि देशी रियासतों के अंदर प्रजामंडलों की स्थापना की जाएगी? फटाफट कमेंट करो, छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम में आ ही जाते हैं। यहां पर नागपुर अधिवेशन 1920 का
नागपुर अधिवेशन है जिसमें यह कहा गया था कि देशी रियासतों के लिए भी नीति बनाई जाएगी। ये 1920 की बात है। और 1938 का जो आपका हरिपुरा अधिवेशन, 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन है, जो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था, उस हरिपुरा अधिवेशन के अंदर जो कहा गया था वो ये कहा गया था कि इन देशी रियासतों के अंदर किसकी स्थापना की जाएगी? देशी रियासतों के अंदर आपके प्रजामंडल की स्थापना की जाएगी। देशी रियासतों के अंदर प्रजामंडल की स्थापना के बारे में बात कही गई थी। इस प्रश्न के ऊपर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसने किस संस्था की स्थापना की थी। जैसे वीडी सावरकर ने आपके अभिनव भारत की स्थापना की थी। कब की थी बेटा? 1904 के अंदर की थी। कब की थी? 1904 के अंदर की थी। लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की थी? गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 के अंदर, कनाडा के अंदर स्थापना की थी। तो आपका ऑप्शन ए के सामने 3 है और 2 के सामने 1 है। ए के सामने 3 है और 1 के सामने 3 है, 2 के सामने 1 है, 2 के सामने 1 है, तो डी ऑप्शन राइट है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। फिर सी के सामने 4 है, यानी कि तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान की स्थापना की थी। मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वायली को मार दिया। मैं मदन लाल बताया था, कर्नल वायली की हत्या किसने की थी? अच्छा, यहां यही चीज याद रखनी है, कर्नल वायली ने, कर्नल वायली की हत्या, वायली की हत्या, वायली मदन 3 अक्षर है। उधर जो है वो आपके जो जनरल डायर की हत्या है वो इन्होंने नहीं की थी, वो उधम सिंह ने की थी। ठीक है, तो यहां पर ये ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 1906 में फ्री इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी सावरकर ने। 1906 के अंदर, 1906 के अंदर फ्री इंडिया सोसाइटी किसकी स्थापना की थी? फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना वीर दामोदर सावरकर ने की थी 1906 के अंदर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। यंग इंडिया सोसाइटी भी इनके द्वारा स्थापित की गई थी। यंग इंडिया सोसाइटी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताता हूं। यंग इंडिया सोसाइटी, यंग इंडिया सोसाइटी, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों के प्रश्न है ना एग्जाम में बस छप जाए बेटा, है ना, और छपेंगे, प्रूफ दूंगा एग्जाम के बाद, चिंता ही मत करो। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? 1905 के अंदर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। 1905 के अंदर श्यामजी कृष्ण वर्मा का एक प्रश्न आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन के अंदर, कहां पर? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना, इंडिया हाउस की स्थापना लंदन के अंदर की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पर। अच्छा, मेरा नाम क्या है? थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है। नया बच्चा जुड़ा आज इस क्लास में कोई है? अरे भाई सब्सक्राइब कर लो, हमारा नाम भी जान पाओगे, है ना। चलो, सीटी पास नहीं किया तो सीटी पास करवा सकते नहीं तो यार सीटी तो राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ पढ़ रहा हूं, दे रहा हूं तुम लोगों को टेलीग्राम पर, जुड़ जाओ, लिंक दिया हुआ है, उसको बार बार पढ़ते रहना, बार बार पढ़ते रहना। रोज 5 पीडीएफ पढ़ के छोड़ दो, अगले दिन वापस पढ़ के छोड़ दो, A to Z पढ़नी है। 3 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगी, सीटी अपने आप निकल जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने सपना देखा कि 5 लाख से ज्यादा बच्चों को सीटी पास करो, बाकी वाले बच्चे चैनल पे आ ही नहीं रहे। 5 लाख में बहुत बड़े आंकड़ा होता है, ठीक है, इतने में चैनल अपना चला जाएगा, अभी 1.5 लाख से 3 लाख चला जाएगा। तो तुम लोग जितने जुड़ रहे हो सब्सक्राइब करके, उनको तो मैं सीटी पास करूंगा, बाकी मैं तो घर घर तो जा नहीं सकता, ठीक है, 7 दिन और बाकी है, बस पास हो जाओ, तुम्हारे हाथ में है। तो ये तो संस्थान और कि संस्थापक तुम लोग जरूर याद रख लेना, कौन किसका संस्थापक है। देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया? देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम दिया ना, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया था। कब दिया था? 1885 के अंदर। और इसकी स्थापना कब होती है? आपके 28 दिसंबर को, है ना, सीधी सी बात है, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना मुंबई के अंदर होती है, A.O. ह्यूम के द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा। तो बेटा सरकारी नौकरी लेना इतना कठिन काम नहीं है, बस एक ही चीज है, सीईटी पार कर लो, कॉम्बो बैच में चले जाना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, हर एक विषय को गहराई के साथ पढ़ना। मैं पूरा बैच लाइव पढ़ाऊंगा वापस, ऐसे नहीं कि सीईटी वाली क्लास से लगा दूंगा, वीडियो का पूरा बैच लाइव पढ़ाऊंगा। शिद्दत के साथ 4 महीने 6 महीने पढ़ लेना, फिर सिलेक्शन नहीं हो तो मेरे से आके मिलना, क्योंकि मैं उसमें से 90% हूबहू के प्रूफ दूंगा। कितने दूंगा? 90% पटवार बैच में हूबहू प्रूफ, सीईटी में भी दूंगा,
तो हूबहूब क्वेश्चन पूरे सब्जेक्ट के, जैसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 135 प्रश्न 130 प्रश्न एग्जाम के बाद पटवारी वाले मेरे से ले लेना, जो तुम्हारा पटवारी वाला बैच है, जो तुम्हारा वीडियो वाला बैच है उसके। और RS प्री में 125 प्रश्न का वादा किया है मैंने, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 10 वीडियो से मैंने मिला दिए थे 45 क्वेश्चन। तो माँ सरस्वती कॉन्फिडेंस इतना तो दे ही देती है। आगे बढ़ो। एक रानी गेंडिनल्यू, देखो रानी गेंडिनल्यू जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, ये कहां से संबंधित थी? ये प्रश्न आया था कांस्टेबल में एक बार, ये प्रश्न आया था कांस्टेबल में, पूछा गया था ना। सभी बच्चे फटाफट शेयर कर दो, 2000 प्लस अभी भी लाइव चल रहे हैं, फटाफट शेयर करो एक बार फिर से। ये रानी गेंडिनल्यू का प्रश्न आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिया तरंग आंदोलन। देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन नागालैंड के अंदर, नागालैंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? जिया तरंग आंदोलन। सविनय अवज्ञा, नागालैंड में सविनय अवज्ञा को जिया तरंग आंदोलन के नाम से जाना गया, जिया तरंग आंदोलन। और इस जिया तरंग आंदोलन को देखो रानी गेंडिनल्यू के भाई को गिरफ्तार कर लिया। तो रानी उस समय लड़ी थी, जवाहरलाल नेहरू ने रानी लक्ष्मीबाई की उपाधि दी इनको, नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहा था। क्या कहा था इनको? नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई। किस मतलब ये नेहरू जी का कथन है, नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई। नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई किसने कहा था? रानी गेंडिनल्यू को नेहरू ने कहा, नेहरू ने कहा। अगला प्रश्न देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन INA, देखो इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी जिसे आपका क्या कहा गया? आजाद हिंद फौज कहा गया। इस आजाद हिंद फौज की जो स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी, लक्ष्मी सहगल भी इसमें शामिल थी, जनरल मोहन सिंह भी इससे शामिल थे, लेकिन रास बिहारी घोष, देखो यहाँ घोष आ रहा है और इधर बॉस आ रहा है, तो बॉस ने तो स्थापना ही की थी लेकिन घोष ने स्थापना नहीं की थी, घोष ने स्थापना नहीं की थी। 1942 में देखो सुभाष चंद्र बोस, देखो इन्होंने स्थापना तो 1942 में की थी, INA की स्थापना 1942 के अंदर इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1942 के अंदर इसकी स्थापना की थी रास बिहारी बोस के द्वारा। और आपके जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज का निर्माण करना और इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभालना, ये 1943 में कमान संभाली थी। यह आपको याद रखनी, ये इनके गुरुजी इन्होंने पहले बना दी थी, है ना, तो लेकिन इन्होंने कमान संभाली थी। एक प्रश्न आता है कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने किसको दी थी? तो बात है 6 जुलाई की। कब की बात है बेटा? 6 जुलाई की बात है। और 6 जुलाई की बात है, याद रखना, 6 जुलाई 1944 की बात है। 6 जुलाई 1944 की, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, इस समय राष्ट्रपिता की उपाधि देते हैं। और यह प्रश्न वीडियो में पूछा गया था पिछली बार। राष्ट्रपिता कहा गांधी जी को, किसको? गांधी को राष्ट्रपिता कहा। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। बोस ने राष्ट्रपिता रेडियो से संबोधन किया था उस समय। ओके ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से गवर्नर जनरलों में से किसने भारतीय सिविल सेवाओं की, देखो भारत के अंदर जो सिविल सर्विसेज की शुरुआत है वो सबसे पहले कॉर्नवालिस के दी गई थी। कॉर्नवालिस ने इंडियन सिविल सर्विस ICS परीक्षा उस समय होते थे, ICS इंग्लिश मीडियम में होती थी, कोई भारतीय पास नहीं कर पाए, एज कम कर दी गई। 1922 के अंदर सबसे पहले ये भारत में होनी स्टार्ट हुई थी, है ना। 1922 के अंदर 1922 में भारत के अंदर, वरना तो इंग्लैंड के अंदर जाकर देना होता था, भारत में शुरू हुई थी। पहला ICS अधिकारी, वर्तमान समय का कहो तो IAS अधिकारी, तो उस समय हुआ करता था आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में। सुभाष चंद्र बोस ने भी पास की थी एग्जाम 1863 में। सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, और सत्येंद्र नाथ टैगोर है वो फर्स्ट भारतीय थे इस एग्जाम को पास करने वाले। पहले भारतीय का नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर था। सुभाष चंद्र बोस ने भी पास किया था, फिर देश आजादी के लिए छोड़ दिया था। निम्न में से कौन सा बड़े उद्देश्यों के लिए, सरकारी नौकरी क्या ही चीज है, उसको तो त्यागना ही पड़ता है। अब देखिए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो यहां हम बात करें आत्मीय सभा का संबंध किससे है? आत्मीय सभा आपके 1815 से राजा राममोहन राय से संबंधित हो जाती है। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक है सुभाष चंद्र बोस से है। फिर रामकृष्ण मिशन इनसे संबंधित है। ऑल इंडिया किसान सभा ये गांधी जी से संबंधित नहीं है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती पढ़ चुके। आगे देखिए कांग्रेस के 22-23 के स्वराज ग्रुप में कौन शामिल नहीं था? देखो स्वराज पार्टी जब बनी थी, स्वराज पार्टी के अंदर मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे, हाकिम हजमल खान और राजेंद्र प्रसाद। तो दिए गए में से उसमें जो थे वो आपके राजेंद्र प्रसाद शामिल नहीं थे। कौन थे?
राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल नहीं थे। 1920 के असहयोग आंदोलन की असफलता से दुखी होकर इन लोगों ने क्या बनाया था, स्वराज दल बनाया था। चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में 1923 के अंदर इस दल का बनाया था, याद रखिएगा 1923 में इसको बनाया था। कांग्रेस ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? देखो, मूल अधिकारों का प्रस्ताव अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट हम पढ़ते हैं, तो मूल अधिकार सबसे पहले कहां पारित किए गए थे? कराची अधिवेशन के अंदर, है ना। कब? 1931 का कराची अधिवेशन, 1931 का कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 46वां अधिवेशन था, 46वें अधिवेशन के अंदर। और इसकी जो अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अध्यक्ष कौन थे इस समय? इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकारों की सबसे पहले यहां पर बात कही गई थी। आगे देखिएगा, त्रिपुरी अधिवेशन, जहां 1939 के अंदर विख्यात कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये त्रिपुरी कहां पर है? देखो, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये वर्तमान में कहां पर स्थित है? त्रिपुरी मध्य प्रदेश के अंदर है। और सुभाष बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और त्रिपुरी के बाद हरिपुरा अधिवेशन की बात करें तो हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा कहां पर है? गुजरात के अंदर। तो त्रिपुरी की भी की थी और हरिपुरा की भी की थी। और हरिपुरा कहां पर हो जाता है? गुजरात के अंदर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां देखिएगा, आपका असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी अति समृद्ध वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन जब चल रहा था उसमें अपनी वकालत किसने छोड़ी थी? प्रश्न बताओ, इसका आंसर फटाफट शेयर करो सभी बच्चे। ये मोतीलाल नेहरू ने उस समय असहयोग आंदोलन के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने वकालत छोड़ दी थी। 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार, बहुत बढ़िया प्रश्न है, भारत से बाहर सरकार स्थापित हुई थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम बता रहा हूं। भारत से बाहर सरकार किसने स्थापित की थी? भारत से बाहर सरकार किसने बनाई थी? ये बनाई थी अफगानिस्तान के काबुल के अंदर, है ना। कहां पर? राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान के अंदर, है ना, जहां आज तालिबान का राज है वहां पर, है ना, तालिबान का खतरा रहता है। तो अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर राजा महेंद्र प्रताप ने भारत की खुद की सरकार वहां पर स्थापित कर दी। आजादी का दौर तुम्हें पढ़ा रहा हूं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के लगभग 80-90 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं और मुझे लगता है 2 से 3 प्रश्न सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के पूछे जाएंगे, उसमें से अपने छप जाएंगे, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। तो ये राजा महेंद्र प्रताप हैं। अगला देखिएगा, भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन, भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कभी नहीं बना था। तिलक, गांधी, नेहरू या गोखले? तिलक, गांधी, नेहरू या गोखले? हम बात करें यहां पर दिए गए ऑप्शन में से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तिलक जी तो भारतीय अशांति के जनक कहे जाते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय अशांति का जनक। लोग भारत का बेताज बादशाह, इनको क्या कहते हैं? भारत का बेताज बादशाह। इनके उपनाम देखो, भारत का बेताज बादशाह, भारत का बेताज बादशाह इनको कहते हैं। इनके उपनामों में और इनके उपनाम आते हैं, देखिएगा। भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन शिरोल ने। भारत में जो भी अशांति है ना, वो इन्हीं की वजह से है। तो भारतीय अशांति का जनक कहा था इनको। और इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य मेरा, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ये इन्होंने कहा था। और इनकी किताबें वगैरह मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा, गीता रहस्य भी इन्होंने लिखी थी। 1920 में आपका निधन हो जाता है, 1920 में आपका क्या होता है? निधन होता है। और तुम्हारे सिलेबस को यार तुम लोग ढंग से देखा करो, लखनौरा लाडा। पटवारी वीडियो बनना है, सीईटी तो मैं पास करवा दूंगा, पटवारी वीडियो अगर पढ़ना है तो एक एक सिलेबस के एक एक पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा। और कॉम्बो बैच में तो एक एक चीज है, मैं एक एक सिलेबस की एक एक पॉइंट करवा रहा हूं, एक एक पॉइंट कराऊंगा 1 अक्टूबर से, ठीक है, एक एक पॉइंट, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। तो इसका आंसर क्या हो गया? तिलक हो गया। ये आंसर इसका सही हो गया। वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है उसका कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस के अधिवेशन में विरोध किया गया था? वंदे मातरम का भी विरोध हुआ था। बताओ, वंदे मातरम का विरोध कहां हुआ था? वंदे मातरम का विरोध कहां हुआ था? ऐप में कैसे पढ़ाते हो? हाथ से लिखकर या फिर पीपीटी से? ऐप के अंदर एक एक चीज हाथ से लिख लिख कर पढ़ाते हैं। इस सीटी वाले बैच में 750 क्लास हुई, 700 प्लस क्लास। पटवारी बैच में भी एक एक चीज हाथ से लिख के पढ़ाएंगे। अगर पीपीटी से पढ़ाते तो यही 200-300 क्लास में काम कंप्लीट होता, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता। मुझे पता है ना, बच्चा पैसे दे के आया है,
उसको एक एक चीज, एक एक सब्जेक्ट हाथ से लिखी हुई मिलती है ना। आराम से पढ़ाते हैं यार, तुम टेंशन मत लो। ऐसा नहीं है कि मार्केट वालों की तरह घास काट दें, ऐसा नहीं होता है। ये आपका कहां पर है, आपका कोकनाद कांग्रेस, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोकनाद कांग्रेस के अंदर इसका विरोध हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की थी। मौलाना मोहम्मद अली ने जिसकी अध्यक्षता की थी, मौलाना मोहम्मद अली ने अध्यक्षता की थी। खैर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेहरू रिपोर्ट है वो किसने तैयार की थी? देखो, नेहरू रिपोर्ट है वो आपके मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी, जवाहरलाल नेहरू मत कर देना। देखो, एक बर्कनहेड नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी था। कौन था? भारत सचिव बर्कनहेड। भारत सचिव बर्कनहेड। और भारत सचिव जो बर्कनहेड है, उसने भारतीयों को चुनौती दी थी, यार तुम लोग भी कुछ करोगे कि नहीं करोगे, तुम लोग भी संविधान बनाओगे कि नहीं बनाओगे, तो ऐसा कुछ परफॉर्मा तैयार करके दो ताकि हमें विश्वास हो कि भारतीय हो तुम, थोड़े बहुत लायक हो। तो यार ये मोतीलाल नेहरू वगैरह उस समय बड़े पढ़े लिखे लोग थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, 9 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 28 अगस्त 1928 को। 28 अगस्त 1928, 28 अगस्त याद रहे तो ठीक है, और नहीं तो 1928 कर लेना। और इसमें 9 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य हुआ करते थे? 9 सदस्य हुआ करते थे। तो भारतीयों के लिए लैब असिस्टेंट करवा रहे हैं बेटा, ऐप के अंदर लैब असिस्टेंट करवा रहे हैं। इसकी प्रेरणा कहां से मिली? यूएसए के बिल ऑफ राइट ऑफ यूएसए, बिल ऑफ राइट ऑफ यूएसए से प्रेरणा मिली थी मोतीलाल नेहरू को। तो थोड़ा याद रखना, 1928 की है नेहरू रिपोर्ट, कब की है? 1928 की है। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? देखो, इन बंधुओं ने प्रारंभ किया था खिलाफत आंदोलन, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने। लास्ट टाइम में क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। जो पीवाईक्यू की क्लास से पढ़ा रहा हूँ उसको बार बार पढ़ते रहो। बाकी इतने दिन तक तुम लोग पढ़ ही रहे थे। अब मेरी क्लास ये पीवाईक्यू की देख लो और उसके नोट्स रिवाइज कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एक बार शेयर कर दो सभी बच्चे फटाफट। 1919 से 1924 तक चला था। कब से कब तक चला था? 1919 से 1924 तक चला था। देखो, तुर्की के जो खलीफा है ना, उनकी सेवर्स की संधि के माध्यम से उनके पावर कम कर दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। इस वजह से ये लोग नाराज थे। मुस्लिम जितने भी थे नाराज थे। गांधी बाबा ने भी सहयोग किया था, तो ये इस तक चला था। एक कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में आपका सही है? देखो, घटनाएं दी गई है उस हिसाब से बताओ। लखनऊ समझौता कब हुआ था? कौन सा कब हुआ था? सबसे पहले हुआ था लखनऊ समझौता, जो कब का है? 1916 का है। कब का है? 1916 का। और इसमें कांग्रेस के दोनों जो गरम दल और नरम दल के आपस में वापस दोस्ती हो गई। तो जो 1907 में बोले कि तुम्हारी सूरत तक नहीं देखेंगे, यानी सूरत अधिवेशन, वो वापस में दोस्ती हो गई। लखनौरा लाडा, लखनौरा लाडा लखनऊ में मिल गया। लखनौरा लाडा लखनऊ में मिल गया। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह की बात करें, बिहार के अंदर तिनकटिया प्रथा के खिलाफ में 1917 में तिनकटिया प्रथा के खिलाफ 3/20 कर लिया जाता था। तिनकटिया प्रथा थी बिहार के अंदर। फिर असहयोग आंदोलन आता है आपका 1920 के अंदर, और उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है 1930 का। तो पहला ही ऑप्शन यहां पर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। वैसे ये डेट तुम्हें याद, क्या कहते हो तुम लोग? नोट्स लिखना नहीं है बेटा, मैं नोट्स लिखने नहीं है, मैं तुम्हें टेलीग्राम में दे रहा हूं, बस पढ़ के आगे बढ़ जाना। याद हुए तो भी ठीक, नहीं हुए तो भी ठीक। मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार रिवीजन करना। सिर्फ एक बार पढ़ के छोड़ देना, एक बार पढ़ के छोड़ देना। अपने आप एग्जाम में ऐसा प्रश्न देखते आंसर आ जाएगा, तुम्हें अपने आप आ जाएगा। सिर्फ नहीं याद हो रहे तो भी कोई टेंशन नहीं। हाँ, अब लिखने पहले के कोई नोट्स हैं तो वो सिर्फ रिवाइज कर सकते हो, बाकी मेरी पीडीएफ से क्वेश्चन पढ़ सकते हो। याद नहीं भी हो रहा ना बेटा, एक बात तुम्हें बड़ी अच्छी बात बताता हूं, कान खोल के सुनना। अगर तुम्हें याद नहीं भी हो रहा है ना, तो भी दिल को समझाना तुम्हें सब कुछ याद है और एग्जाम में तुम सही करके आओगे। और मुझे पूरा विश्वास है, फर्स्ट थॉट इज ऑलवेज राइट, तुम सही कर दोगे। ठीक है। गांधी द्वारा दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? आपके दांडी मार्च आपका 6 अप्रैल तक चला था 1930, है ना। 12 मार्च से 6 अप्रैल और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। 1940 के बाद में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बना था? देखो, सत्याग्रह, पहला जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था 17 अक्टूबर को व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा गया था। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला प्रस्ताव उस समय रखा गया था। और इस समय जो पहला सत्याग्रही बना था वो आपके
प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे बने थे। कौन बने थे? विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने थे। और दूसरे सत्याग्रही की बात करें, सेकंड की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू बने थे। कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे बेटा। और एग्जाम में जो प्रश्न आता है विनोबा भावे के बारे में, नेहरू युग के अंदर यह भूदान आंदोलन चलाया था भारत के अंदर आजादी के बाद में। भूदान आंदोलन, जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, शेठ साहूकार को बोले कि भाई तुम्हारे पास जमीन है, थोड़ी थोड़ी जमीन डिवाइड कर लो इन किसानों के बीच में। तो ये बात आपको याद रहे। चलिए पीडीएफ अपलोड कर दूंगा यार, तुम लोग तो बड़े जान लोग मेरी, है ना। मैं 250 क्वेश्चन सेव हुए हैं, बार बार बोल रहा हूँ, आज कर दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल होते? देखो अंतरिम सरकार की बात करें तो अंतरिम सरकार का नेतृत्व है नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को होता है। कब होता है? 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946। अब देश की आजादी के टाइम का ये घटनाक्रम तो मैं बता रहा हूँ। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यह आपके जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व के अंदर आपके अंतरिम सरकार बन गई थी। अब अंग्रेज भारत को छोड़कर जा रहे थे, उस समय की बात है। तो इसमें जो टोटल सदस्य इनके मुस्लिम लीग के थे वो 7 नहीं थे बेटा, 5 लोग थे। कितने थे? 5 लोग इसमें थे। मुस्लिम लीग के कितने लोग थे इसमें? 5 लोग शामिल थे। ठीक है, पाकिस्तान की मांग थी, बाद में मुस्लिम लीग ने, हाँ ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसको विरोध किया था, इस सब चीजें। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चले तो 1925 का जो कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन था, 1925 का कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन, तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता है वो किसने की थी? कानपुर अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली भारतीय महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की हो, उस महिला का नाम क्या है? सरोजिनी नायडू है। महिला का नाम क्या है? सरोजिनी नायडू है। 1985 के 1925 के अंदर सरोजिनी, और 1917 के अंदर कौन सा था? एनी बेसेंट, कलकत्ता। 5वां गोला मत भर के आना, 5वें गोले की जगह कोई तुक्का लगा देना, बी सी में से तुम्हारा सही हो जाएगा। 5वां गोला लगेगा ऐसा, ईमानदार बनाना, एक थप्पड़ लगेगी कान के नीचे। ईमानदार नहीं बनना इतना भी, है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या लगाओगे? तुक्का। कोई नॉर्मलाइजेशन का बुरा असर नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन की वजह से सभी शिफ्ट में 2-3 नंबर का आगे पीछे होगा, सिर्फ 2-3 नंबर। कितना टारगेट लगेगा? कम से कम 130 प्लस 65 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। कितने? 65 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तुम्हारे। चौकी बात है, टेंशन नहीं लेनी। 65 है, 70 है, कम से कम। मैं उन सभी लाखों बच्चों की बात कर रहा हूँ। कई होशियार है, बाकी बात को करूँ मैं, तुम्हारा मिट्टी का शेयर है, बात है सब ठीक है। जगह सगड़ारी बात करूँ, सबको आगे लेके बढ़ता हूँ मैं हमेशा। देखो आरएस में भी सबसे ज्यादा पढ़ा दूंगा, पटवारी में भी सबसे ज्यादा पढ़ा दूंगा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट में भी सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ा दूंगा, कांस्टेबल में भी सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ा दूंगा, और पढ़ाए हैं पीछे। तो मैं तो हर बच्चे के साथ खड़ा हूँ यार, हर बच्चे के साथ खड़ा हूँ। ऐसा नहीं कि आरएस वाला भी पूछ अपनी ऊंची रखता है, वो सीईटी को पढ़ाना तो चाहता है, लेकिन बैक डोर से थंबनेल ऐसा लगाता है, करंट पढ़ लो, इस टाइम में क्लास तो लग रही है, लेकिन ऊपर सीईटी लिखने में जोर आता है। कारण ये कि हम तो आरएस को पढ़ाते हैं। अरे आरएस को पढ़ाते हो तो क्या पढ़ाते, तुमसे ज्यादा क्वेश्चन तो मैं मिलाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा टीचर भी नहीं मिलना, दिखावे वाला टीचर भी मैं नहीं बनना चाहता। दादा भाई नौरोजी ने किस स्थान से ब्रिटिश संसद के सदस्य, देखो ब्रिटेन के अंदर एक फिन्सबरी नामक स्थान था, वहां से दादा भाई नौरोजी क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। इन्होंने कहा था कि मैं धर्म और जाति से परे एक भारतीय हूं, मैं धर्म और जाति से परे, मैं धर्म और जाति से परे एक भारतीय हूं। यह कथन किसका है? दादा भाई नौरोजी का कथन है। किसका है? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? देखो कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी ना, कांग्रेस की स्थापना हुई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारतीय, हाँ फिन्सबरी तो किया मैंने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसमें डफरिन था। कौन सा? और डफरिन ने हम सबको डफोड़ बना दिया। क्या बना दिया? डफरिन ने डफोड़ बना दिया। डफरिन हम बात करें 1885 के अंदर ये कांग्रेस का अध्यक्ष था। ठीक है, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। वर्नाक्यूलर प्रेस, रिपन की बात करें तो वो आपका रिपन उस समय था आपके इल्बर्ट विल के टाइम में। ठीक है, ओके आगे बढ़े। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? देखो बंगाल विभाजन के रद्द के संबंधित प्रश्न पूछा है। वैसे बंगाल विभाजन कब हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। बंगाल विभाजन इसको रद्द कर दिया गया था 1911 के अंदर। राजधानी परिवर्तन किया गया था सबसे पहले तो, है ना। वैसे घटनाएं लास्ट में लिखूंगा इसलिए यहाँ नहीं लिखूंगा। राजधानी परिवर्तन
आपके 1905 के बाद में, 16 अक्टूबर 1905। उसके बाद में 1911 में राजधानी परिवर्तन भी किया गया था। राजधानी कहाँ? दिल्ली लाई गई थी कलकत्ता से, और ये सारे घटनाक्रम हुए थे उसी समय। 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था, बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था। बहुत बढ़िया, कलकत्ता से यहाँ स्थानांतरित कर दिया लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में ना, हॉर्डिंग द्वितीय के समय, हॉर्डिंग सेकंड के समय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा कथन स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में गलत है? देखो, स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1907 में मुस्लिम लीग का गठन नहीं होता है, 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का गठन होता है। कब होता है? 1906 में। और बंगाल का विभाजन कब? 1905। कब? 16 अक्टूबर 1905। लिख दो, 16 अक्टूबर 1905 जब काला दिवस मनाया गया था, ये बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय की बात बता रहा हूँ। और मुस्लिम बहुल प्रांतों में हिंदू अल्पसंख्यक थे, हिंदू बहुल प्रांतों में मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। मॉर्ले मिंटो सुधार द्वारा मुस्लिमों को स्वतंत्र चुनावी अधिकार दिए गए थे। 1909 की बात है, पृथक निर्वाचन लागू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला यूरोपीय अध्यक्ष, मतलब देखो, पहली महिला, पहली भारतीय महिला, ऐसा कैसे एक और प्रश्न आया है, पहला यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो ये था यूले था। कौन सा? यूले था। आपका यूले नामक व्यक्ति था। 1888 के अंदर इलाहाबाद, 1888 के अंदर इलाहाबाद, तत्कालीन इलाहाबाद और वर्तमान की बात करें तो प्रयागराज है ना, इलाहाबाद अधिवेशन के अंदर अध्यक्षता की थी, तो जॉर्ज यूले था। ये कौन थे? जॉर्ज यूले था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जॉर्ज यूले। मैं हर एग्जाम की तैयारी कराता हूँ बेटा, तो क्या कमेंट कर रहा है? कराते हो क्या सर? कराते हो क्या सर? बिल्कुल सारे एग्जाम की तैयारी करते हैं। वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि इनको मिलती है बारदोली सत्याग्रह 1828 से। लंदन में जो इंडियन होम रूल सोसाइटी, देखो लंदन के अंदर इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1905 के अंदर, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 के अंदर। और इंडिया हाउस भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस। देखो, पढ़ाई से थोड़ा सा नाता हो रहा, तो ये चीजें अगर पढ़ी हुई होगी तो एग्जाम में सही कर दोगे। 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, और लंदन के अंदर इंडिया हाउस की स्थापना, ये सब इन्हीं के लिए। और सावरकर थे, लाला हरदयाल थे, और आपके मदन लाल ढींगरा थे, है ना। इनके साथ में मिलकर के इन्होंने विशेष काम उसमें किया था। कौन है आपका? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें 1987 के अंदर, जिन्हें 1987 में क्या मिलता है? भारत रत्न मिलता है। क्या मिलता है बेटा? पहले विदेशी थे जिन्हें क्या मिला था? भारत रत्न। पहले भारत में से जब अविभाजित भारत था तब उसमें थे, बाद में पाकिस्तान चले गए, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये वहां पर गांधी को क्या कहते थे? मलंग बाबा कहते थे। गांधी को पश्चिमोत्तर क्षेत्र, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है NWPF में, गांधी को मलंग बाबा कहते थे। सब लोग क्या कहते थे? मलंग बाबा कहते थे। बड़ा अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आता है। इनके द्वारा एक खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन बनाया गया था। क्या बनाया गया था? खुदाई खिदमतगार। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन बनाया गया था, जिसे लाल कुर्ती दल कहा गया। क्या कहा गया? लाल कुर्ती दल। अब कुर्ती मतलब कुर्ता होता है, लाल कुर्ती दल। इन्हीं के द्वारा ये 1928 के आसपास ये संगठन स्थापित किया गया, लाल कुर्ती दल। एग्जाम में आता है लाल कुर्ती। हाँ, 12 घंटे वाली भेजूंगा बेटा, भेजूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है, ओके, टेंशन मत लो बेटा, सारी PDF भेजूंगा, काहे टेंशन ले रहे हो। सब्सक्राइब कर दो बस चैनल को। 1,85,000 कर चुके हो तुम, 1,90,000 आज ही कर दो बस, बाकी कल 2 लाख, कल 2 लाख हो जाएंगे ना, कल अपने 2 लाख हो जाएंगे। वाह भाई वाह, परसों 1.5 लाख थे, आज 2 लाख हो रहे। इतना जल्दी, इतना प्यार, हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे को। जल्दी से जल्दी जुड़ो सारे बच्चे। कल मेरे मैराथन में सब बच्चे आ जाना, 3-4 हज़ार बच्चे है ना, सारे के सारे। कल वाली खतरनाक होगी। जैसे ही 12 घंटे क्लास लेके बाहर निकलूंगा, 2 से 2.5 लाख बच्चे उसको क्लास को देख चुके होंगे। बहुत अच्छा लगता है। पहले वाली क्लास 5 लाख चली गई सिर्फ 2 दिन के अंदर ही। वाह भाई वाह। इसकी PDF आज दूंगा, है ना, आज दूंगा उसकी PDF, मेहनत करके लिखूंगा, फिर वो अपलोड करूंगा 2-2, 3-3 टुकड़ों में, एक PDF बना करके, मर्ज करके। तुम्हारे लिए तो मेहनत कर लूंगा, तुम टेंशन मत करो, बस खूब मेहनत करूंगा। बंगाल विभाजन को निरस्त करने के लिए कौन सा याद किया जाता है? बंगाल विभाजन जब है, बंगाल विभाजन को वापस निरस्त किया था, हॉर्डिंग सेकंड था। ये कौन था? हॉर्डिंग सेकंड था। इसको हम याद करते हैं, हॉर्डिंग सेकंड था, ये याद रखना है, हॉर्डिंग सेकंड। तृतीय दिल्ली दरबार भी इसी समय आयोजित किया गया था। बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया था।
एक स्टुअर्टगार्ड एक जगह है जो कहां पर स्थित है, जर्मनी के अंदर स्थित है। जर्मनी में स्टुअर्टगार्ड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर आपका भारत के तिरंगे ध्वज को किसने लहराया था? ये थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो माता है, जिसे कहते हैं मैडम भीकाजी कामा, एक पारसी महिला थी। ये कौन थी? पारसी महिला थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज 22 अगस्त 1907 को, है ना, 22 अगस्त 1907 की बात है। ये महिला जर्मनी जाती है और वहां पर देखो पारसी दादा भाई नौरोजी के साथ भी इन्होंने काम किया था और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर इन्होंने भारत का झंडा फहराया था वहां पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम की माता इनको कहते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की, स्वतंत्रता आंदोलन की इनको क्या कहते हैं? माता कहते हैं। ये वयोवृद्ध महिला थी, बहुत योगदान है इनका। अगला देखिएगा अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य तो वहां पर है, उपाधि है आपके कुंभा की। अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? अभिनव भारत का संस्थापक आपके वीडी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर। फटाफट शेयर करो सभी बच्चे। अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर ने 1904 के अंदर की थी। 1904 में इसकी स्थापना कहां पर की थी? महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के नासिक के अंदर, नासिक महाराष्ट्र के अंदर। तो इसकी स्थापना नासिक के अंदर की थी, महाराष्ट्र के अंदर। फटाफट शेयर करो सभी बच्चे। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे? लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल जी नेहरू थे। स्वराज का नारा दिया गया था। फिर 1930 के अंदर पहली बार मनाया गया था। क्या मनाया गया था? पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ये तुम सबको याद है, रावी नदी के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपका, किसने 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा पर बम फेंका था? देखो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर दिल्ली में जो बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को, केंद्रीय विधानसभा के अंदर जो बम फेंका था वह बहरों को सुनाने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, वहां से वो लोग भागे नहीं थे, बल्कि किसका नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद। और बहरों को सुनाने के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हम, खाली टेबलें जो पड़ी थी सिर्फ उनको उड़ाया था। और भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने यहां पर केंद्रीय असेंबली बम कांड इनके ऊपर चला था। अगला देखिएगा यहां पर 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव पारित किया गया? देखो अगस्त प्रस्ताव ये अलग है, भारत छोड़ो आंदोलन वाला अलग प्रस्ताव है, वो अलग है। ये लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 1940 के अंदर। 8 अगस्त 1940 की बात है। 8 अगस्त 1940 की बात है, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बिना पूछे शामिल कर लिया। अरे किसको पूछा लखनऊ रे लाडे? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसमें क्या चल रहा था? दूसरा विश्व युद्ध। तो भारत को उसमें बिना कहे कि भारत भी शामिल है, भारत उपनिवेश है जो अंग्रेजों का, वो उसमें शामिल है। तो भारतीयों का सहयोग लेने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने, जो उस समय वहां का गवर्नर जनरल था भारत का, इसने शामिल कर लिया था। ठीक है, शाबाश, ओके। फटाफट सभी बच्चे शेयर कर दो क्लास को, बिना कहे शेयर कर दो। क्या क्या दिया गया था इसमें? डोमिनियन स्टेट था, प्रांतीय स्वायत्ता थी, केंद्र में प्रतिनिधि सरकार, या धीरे धीरे भारत की पूर्ण स्वायत्ता? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। डोमिनियन मिलेगा तुमको, क्या मिलेगा? डोमिनियन स्टेट मिलेगा हमारे अंडर। तो भारतीयों ने कहा ठीक है भाई, हमारे तो ऐसा कई सारी बातें हैं जो हमने उस समय ठुकराई थी, हमें ऐसा नहीं चाहिए था। मुस्लिम लीग ने कब पृथक मुस्लिम राज्य की मांग की थी? देखो मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राज्य की मांग सबसे पहले कब की थी? मार्च 1940 के अंदर। और पाकिस्तान के नाम से चौधरी रहमत अली ने यह शब्द दिया था, है ना, रहमत अली ने सबसे पहले यह शब्द दिया था, पाकिस्तान, है ना। तो ये भी आप इसके साथ याद रखना। जिन्ना के नेतृत्व में इन लोगों ने कहा था कि 1940 के अंदर हमें क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए, और एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का अधिवेशन, अलग मुस्लिम राष्ट्र की बात की थी। कांग्रेस इनका मुस्लिम लीग के अंदर लाहौर में सबसे पहले, ये कब किए थे? लाहौर में इन्होंने कहा कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, है ना, ये कहा था इन्होंने सबसे पहले, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला देखिएगा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर कौन से अधिवेशन के अंदर, हाँ जी, किस वर्ष नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया और स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज दिया? देखो ये कौन, लाहौर के अंदर 31 दिसंबर, जब साल का आखिरी दिन था 1929 का, और 1930 लगने ही वाला था, उस समय की बात है, ये इन्होंने कहा था। और बेटा एक चीज है कि फिर 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। उसके बाद हर दिन हम 26 जनवरी को क्या मना रहे थे? स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। लेकिन जिस दिन आज़ादी हुई तो हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया, और उसके 2 महीने बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया, क्योंकि 26
दिन 26 तारीख अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से खैर संविधान को लागू कर दिया। बाद में 15 अगस्त को जिस दिन आज़ादी दी गई थी वो आज़ादी का दिन मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, देखो पहला भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे, बाकी लॉर्ड माउंटबेटन था अंतिम गवर्नर जनरल। अंतिम कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। बेटा अंतिम के बारे में पूछे तो बता देना, अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन था। और लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में इसीलिए विभाजन के लिए तो भेजा गया था, बहुत खतरनाक आदमी था वो, ऐसों से बच के रहना चाहिए। अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन था और यहां पर पहला भारतीय पूछे और अंतिम भारतीय पूछे, पहला भारतीय और अंतिम भारतीय ये गवर्नर राजगोपालाचारी थे। होर्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था? रास बिहारी बोस थे। ये रास बिहारी बोस इस कांड के प्रमुख क्या थे? नेतृत्व करता थे। ये इसके क्या थे? नेतृत्व के, जो जब दिल्ली में उसको बैठा करके हाथी के ऊपर ले जाया जा रहा था तो रास बिहारी बोस ने योजना बनाई थी। योजना किसने बनाई थी? रास बिहारी बोस। दिसंबर 1912 के अंदर ये योजना इन्होंने बनाई थी, दिसंबर 1912 के अंदर, दिसंबर 1912 की बात है। और राजधानी परिवर्तन के समय जब बड़ा सम्मेलन हो रहा था कि होर्डिंग को हम उड़ा देंगे। बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय अशांति का जनक कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन शिरोल ने कहा ये तिलक तो भारत के अंदर अशांति का जनक है। ये सबसे पहले, हाँ ओके ठीक है, आगे फटाफट शेयर करो, जितने भी बच्चे फटाफट शेयर करो। 2000 बच्चे अभी भी फटाफट लाइव जुड़े हुए हैं, शेयर करो। तो वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था यहां पर भारतीय अशांति का जनक, और इसके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इनको इंग्लैंड जाना पड़ा था ना, बाद में इंग्लैंड गए थे और कि मुझे अशांति का जनक कैसे कहा, मानहानि का मुकदमा, तो इंग्लैंड चले गए थे तिलक। बंग भंग आंदोलन के लिए उकसाया गया था, बॉस को किसने उकसाया बताओ? बंग भंग के लिए कौन जिम्मेदार था? बंग भंग के लिए यहां पर जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसके बारे में बताओ कि बंग भंग के लिए जिम्मेदार कौन था? बंग भंग के लिए कर्जन था। ये कर्जन वाला प्रश्न कई बार आता है। इसने सबसे पहले कर्जन की नीतियों ने विशेष रूप से बंग भंग, है ना, और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, फिर उस समय 1905 में स्वदेशी आंदोलन चला था। विशेष रूप से क्या चला था कि भाई स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए। तो स्वदेशी का बात 1905 में बंगाल विभाजन के समय ही कही गई थी। कर्जन का नाम तुम याद रहेगा ना? मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन, देखो मुस्लिम लीग की जब स्थापना होती है 1906 के अंदर, उस समय यहां पर बात करें पहला अधिवेशन है वो कहां आयोजित होता है? आगा खां पहला अध्यक्ष था कि सलीमुल्लाह खां था या मुश्ताक हुसैन था या सैयद अहमद खान था? तो पहला अध्यक्ष है वो मुश्ताक हुसैन था, पहला अध्यक्ष है वो मुस्लिम, हाँ, सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में 1900, ये तो था संस्थापक, यहाँ पर मुश्ताक हुसैन के नेतृत्व में पहला, हाँ मुश्ताक हुसैन के नेतृत्व में पहला क्या हुआ था? पहला अध्यक्ष ये बना था मुश्ताक हुसैन, ठीक है, मुश्ताक हुसैन। और सलीमुल्लाह है, बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया था, 16 अक्टूबर को मनाया गया था। आगा खां मत कर देना, यहाँ मुश्ताक हुसैन है अध्यक्ष था, सलीमुल्लाह खान संस्थापक था। 1906 ढाका के अंदर स्थापना हुई थी। पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? देखो स्वदेशी की विचारधारा 1905 में भोलानाथ चंद का नाम याद रखना, राष्ट्रवादी व्यक्ति। और उस समय जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय भोलानाथ का नाम याद रखना कि इसने सबसे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन के अंदर इसकी समर्थन किया था। याद रखिएगा 1905 के, याद रखिएगा बनारस अधिवेशन है ना, 1905 का कौन सा था? बनारस अधिवेशन, 1905 का बनारस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन करना वीडी सावरकर थे। हरिपुरा, जहां पर कांग्रेस के 1938 के अधिवेशन का आयोजन किया गया, ये हरिपुरा अधिवेशन कहां पर है? हरिपुरा स्थान है वो आपके गुजरात के अंदर है, जहां सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। उस समय के प्रांतों के अंदर जगह जगह जहां कहीं भी रजवाड़े हैं या देसी राज्य है वहां पर प्रजामंडल स्थापित हुई है। 1938 के अंदर बात कही गई थी। भारत की स्वतंत्रता के समय है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आजादी के समय, बड़ा अच्छा प्रश्न है। आजादी के समय भारत के पहले अध्यक्ष, उस समय अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी देश की आजादी के समय कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष के। ओके आरएसप्री का कोर्स ले रखा है सर ऐप में, बढ़िया पढ़ो बिंदास तरीके से बेटा, अभी क्लासें मिल रही है तुम्हें, टेंशन मत लो। किसने राष्ट्र के चतुर्मुखी कार्यक्रम, देखो राष्ट्र के विकास के लिए बहिष्कार हो गया, स्वदेशी हो गया, स्वराज हो गया और राष्ट्रीय शिक्षा का, ये चार जिसमें स्तंभ थे, ये कार्यक्रम किसने दिया था? ये बात सबसे पहले किसने कही थी? चतुर्मुखी कार्यक्रम की बात सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। किसने कही थी? बाल गंगाधर,
हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले इनके बारे में कहा गया था। तो ये जो चतुर्मुखी कार्यक्रम किसने दिया था? तिलक ने दिया था। बी ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। तिलक ने सबसे पहले, बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का अंग्रेजों का जो मुख्य उद्देश्य यह था कि हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना या स्वतंत्रता आंदोलन को खंडित करना, दोनों में से एक चीज बताओ क्या होगी? एक नहीं है, सभी है। नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में लाना, बिल्कुल जहां पर मुस्लिम ज्यादा है वहां हिंदू कम रह जाए, ऐसा बंटवारा किया था बंगाल विभाजन 1905। और ये कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 डेट सीधी सी याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? HSRA, इसका प्रश्न आता है। ये क्रांतिकारी संगठन है। इसकी स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला में हुई थी। कहाँ हुई थी? फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी सबसे पहले। और ये क्रांतिकारी संगठन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी 9 से 10 सितंबर 1928 को। 9 और 10 सितंबर 1928 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका एक मेन मुख्य पत्र हुआ करता था, फिलोसफी ऑफ बम। घोषणा पत्र को भगवती चरण बोहरा ने लिखा था। फिलोसफी ऑफ बम, फिलोसफी ऑफ बम, ये फिलोसफी ऑफ बम है वो इसका क्या था? घोषणा पत्र था HSRA का। और इस घोषणा पत्र को भगवती चरण बोहरा ने लिखा था। किसने लिखा था? जैसे कांग्रेस मैनिफेस्टो जिसे कहते हैं, चुनाव होता है तब पार्टियां करती है कि नहीं करती है? भगवती चरण बोहरा आदमी है, ठीक है। भगवती चरण बोहरा ने इसको लिखा था। और ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि इसका जो है फिलोसफी ऑफ बम, इसका क्या था? मेन उसका घोषणा पत्र हुआ करता था। HSRA की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य था भारत में समाजवादी गणतंत्र, है ना, समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना। चंद्रशेखर आजाद वगैरह इन लोगों ने इनकी स्थापना की थी, समाजवादी गणतंत्र स्थापित करना। जैसे USSR के अंदर है ना, रसिया के अंदर स्थापित हुआ था ना, वैसे। और जैसे काकोरी कांड के जो सदस्य थे ना, काकोरी कांड के बचे हुए जो क्रांतिकारी, उनके द्वारा, बचे हुए क्रांतिकारियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये चंद्रशेखर आजाद वगैरह इसके अंदर मुख्य हुआ करते थे लीडर के रूप में। तो HSRA की स्थापना हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, भगवती चरण बोहरा ने उसका फिलोसफी ऑफ बम नामक एक क्या लिखा था? घोषणा पत्र। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान के अंदर 1928 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। किसे भारतीय क्रांतिकारियों की जननी, भारतीय क्रांतिकारियों की मां किसे कहते हैं? ये कहते हैं आपके मैडम भीकाजी कामा, एक पारसी जो महिला जिन्होंने 1907 के अंदर जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड के अंदर भारत का तिरंगा फहराया था। और ये सचिव भी रही थी, आपके दादा भाई नौरोजी के सेक्रेटरी भी रही थी, पारसी महिला थी। नाम याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रांतिकारियों की जननी कहते हैं इनको, भीकाजी पारा। इनका जन्म पारसी परिवार के अंदर हुआ था 1861 के अंदर। किस स्थान पर पहली बार 1915 के अंदर हिंदू महासभा का गठन किया गया? देखो, हिंदू महासभा का गठन सबसे पहले कहां किया गया था? ये हरिद्वार के अंदर किया गया था। हरिद्वार के अंदर हिंदू महासभा का जो गठन है बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिद्वार के अंदर हिंदू महासभा की स्थापना 1915 के अंदर की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा, मदन मोहन मालवीय जी ने 1915 में हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। 1905 के अंदर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुणे के अंदर हुई थी। आपको पता है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है बेटा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। जीके का बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो जीके गोखले ने इसकी स्थापना की थी। सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आता है। इंडियन ज्योग्राफी के भी कराऊंगा 300 प्रश्न, तुम टेंशन मत लो। और जो मैं कराऊंगा उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन छप जाएंगे, CET पार करवा दूंगा, ट्रस्ट मी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहां पर असहयोग के विचार का उद्भव हुआ था? सबसे पहले असहयोग आंदोलन की जो बात कही गई थी वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कहां पर हुई थी? तो 1920 का कांग्रेस का बंबई में खिलाफत सम्मेलन हुआ था। उस समय कहा था कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन सा? ब्रिटेन की संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कोई नरमपंथी ही होगा, क्योंकि गर्मपंथियों को तो ये मुंह ही नहीं लगाते थे, है ना, गर्मपंथियों को पास ही नहीं आने देते थे। लाल बाल पाल है, वो बहुत बुरा जवाब देते थे इनको, अंग्रेजों को। तो इस समय दादा भाई नौरोजी हैं, वो आपको याद रखना है। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई
नॉरोजी। एक सब्सक्राइब तो कर ही देना जितने भी बच्चे जुड़े हुए यार हैं। गला लग रहा है 7 दिन में छिल जाएगा, 7 दिन में गला छिल जाएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की इन्होंने लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की लंदन में, और इनके द्वारा जो स्थापित किया गया था वह था लंदन इंडियन एसोसिएशन। लंदन इंडियन एसोसिएशन ये स्थापना की थी ये दादा भाई नौरोजी ने लंदन में। अगला देखिएगा, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देश बंधु चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, तुम्हें पता है? स्वराज पार्टी के संस्थापक से, और ये आपका नाम याद रखना, चित्तरंजन दास 1922 में भारतीय राष्ट्रीय देखिए स्वराज दल बनाया था इन्होंने, दीनबंधु के नाम से जाना जाता है ना। इनका पूरा नाम क्या है? चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, है ना। चित्तरंजन दास, CR दास। ओके, अगला देखिएगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? आपके 1930 में, 29 में, 31 में या 33 में कब दी गई थी? बताओ भारत के वीर जवानों। हाँ, मार्च 1931। सीधी सी बात है, शेयर कर दो यार जितने बच्चे जुड़े। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1906 में, आपके 1906 के अंदर। ओके, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? देखो 1906 के अंदर स्थापना हुई थी, 1908 के अंदर इसका प्रथम अधिवेशन होता है। क्या होता है? प्रथम अधिवेशन। तुमने आगा खां का नाम ज्यादा सुना होगा ना। प्रथम अधिवेशन है वो आपका हुआ था 1908 के अंदर। कब हुआ था? 1908 के अंदर प्रथम अधिवेशन में अमृतसर में हुआ था। और अमृतसर के अंदर 1908 के अंदर जो पहला अधिवेशन 1908 के अंदर अमृतसर के अंदर हुआ था, इस पहले अधिवेशन के अंदर जो अध्यक्ष बने थे वह, प्रथम अधिवेशन का जो अध्यक्ष था उसका नाम था भाई आगा खान। जो इसका जो अध्यक्ष था वो था आगा खान। तो आगा खान का नाम तो तुम लोग याद रख लेंगे। पहला अधिवेशन जब हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन था? आगा खान था। ठीक है भाई, 12 घंटे मैराथन के लिए कल सुबह तैयार रहना सभी साथी, क्योंकि 12 घंटे क्लास होते हैं, दिमाग यहाँ से तबेड़ करता है, यहाँ उछलता है। यहाँ की जो नसें है ना बेटा, ऐसे बाहर आती है। रात को सोता हूँ, थोड़ा टाइम मिलता है 5-6 घंटे, फिर तुम्हारी टेंशन हो जाती है कि मेरे बच्चों का कल एग्जाम है। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो तो मज़ा आता है तुम्हारे लिए। बस कर लेते हैं 5-7 दिन और मेहनत कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे प्रति विश्वास है तुम्हारा। ठीक है, इसलिए तुम लोग देखने आते हो, तो मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम अपने बंकिम चंद्र चटर्जी अच्छे से बात कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? देखो, पहला सत्याग्रह भारत के अंदर जो पहला आंदोलन जो था उस समय की हम बात करें, भारत के अंदर जो पहला आंदोलन उस समय जब किया गया था तो वो कौन सा था? आपका कौन सा था? ये वाला जो था आपका चंपारण वाला। कौन सा? चंपारण वाला। उसके बाद कौन सा था? खेड़ा वाला था। चंपारण था, खेड़ा था। ये मैं इनकी डेट बताऊंगा, क्लास के एंड में बताऊंगा। ये 3 कटिया प्रथा के खिलाफ था। किस प्रथा के खिलाफ था? 3 कठिया। वहां पर नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। 3 कटिया प्रथा चलती थी, जहाँ टैक्स है वो 3/20 टैक्स चलता था, इनको टैक्स देना पड़ता था। तो इसके लिए 3 कटिया प्रथा के खिलाफ 1900 रामचरण शुक्ल के कहने पर जो आपके बंगाल बिहार के अंदर है, बिहार के अंदर रामचरण शुक्ल के एक व्यक्ति है, उन्होंने बुलाया था तो गए थे। इन सभी सत्याग्रहों के बारे में क्लास के एंड में शॉर्ट नोट्स लिखाऊंगा। पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? पूना पैक्ट जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पूना पैक्ट जिसे कहते हैं। और पूना पैक्ट क्यों हुआ था? कम्युनल अवार्ड की वजह से हुआ था। जो सांप्रदायिक पंचांग का निर्णय अगस्त 32 के अंदर दिया गया था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, जिसमें सिख, ईसाई, मुस्लिम, स्त्रियों सबको अलग से क्या दे दिया गया था? पृथक निर्वाचन दे दिया था। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन का मतलब ये हुआ कि उस एरिया विशेष के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिख व्यक्ति ही खड़ा होगा, मतलब अदर कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं हो सकता था। तो इस वजह से गांधी जी सोच रहे थे, तो बांटने की नीति है, इस वजह से फिर अंबेडकर साहब को मनाया गया था। तो ये जो बात है उस समय में आपका ये पहला जो हम इस संबंध में बात करें, पूना पैक्ट हुआ था, ये 26 सितंबर को। कब हुआ था? आपके 26 सितंबर को आपके गांधी जी और अंबेडकर के बीच में 26 सितंबर
1932 को हुआ था और अगस्त के अंदर कम्युनल अवार्ड आया था। कब आया था? अगस्त में कम्युनल अवार्ड। तो अंबेडकर और गांधी के बीच में, किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर गांधी प्लस अंबेडकर जी ने किए थे। तो ये याद रखिएगा, गांधी और अंबेडकर। अगला देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान कब संभाली? देखो 1943 के अंदर सुभाष चंद्र बोस है वो यहाँ से गए थे, और वैसे तो रशिया होते हुए, जर्मनी वहाँ से होते हुए गए थे, तो यहाँ अपने पहुँच गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज 21 अक्टूबर को कमान संभाली थी। 21 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। ठीक है, हाँ जी। कहाँ पर? सिंगापुर। कहाँ पर गए थे? ये कमान इन्होंने संभाली दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर, सिंगापुर में, दक्षिण पूर्वी एशिया के सिंगापुर के अंदर कमान संभाली। नेक्स्ट देखिएगा, शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने किस दिन में विद्रोह किया था? देखो भारतीय नौसेना का विद्रोह भी एक आईएनएस तलवार नाम का एक जहाज था। आईएनएस तलवार नाम का एक जहाज था, और आईएनएस तलवार नाम का जो जहाज था ना, उस जहाज के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। तो ये 1946 की भारतीय नौसेना का विद्रोह है। ये भारतीय नौसेना का जो विद्रोह है ना, ये 18 फरवरी को होता है। कब होता है? 18 फरवरी 1946 को होता है। बाद में इन्हीं सैनिकों के ऊपर मुकदमा चलाया गया था, और बाद में सरदार पटेल के कहने पर ये आंदोलन है वो समाप्त होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, 1946 का नेवी का विद्रोह होता है। अगला देखिएगा, इन योजनाओं को आप कालक्रम के हिसाब से बताओ कि वेवेल योजना कब की है, मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, कैबिनेट मिशन घोषणा कब होती है, क्रिप्स भारत कब आता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, सीधा सा एग्जाम में आ जाता है। क्रिप्स पहले आता है, कैबिनेट बाद में आता है। तो क्रिप्स की हम बात करें तो ये 23 मार्च 1942 को आया था। क्रिप्स कब आया था? सबसे पहले देखो 23 मार्च 1942 को क्रिप्स आता है, 23 मार्च 1942। तो आप सिर्फ 1942 याद रखो बेटा। उसके बाद में आता है कैबिनेट मिशन 19 फरवरी 1946। कैबिनेट मिशन 19 फरवरी 1946। उसके बाद में याद करो नेक्स्ट जो दिया गया उसके अंदर अगला जो क्रम है उसमें मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 का सीधी कार्रवाई, मतलब दंगे भड़क गए थे, आजादी से पहले की बात है। और वेवेल योजना है कब की है? 14 जून 1945 की है। कब की है? 14 जून 1945 की है। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? वेवेल योजना ही आएगी। यहां पर दिए गए ऑप्शन में से भाई सबसे पहले कौन सी आएगी? वेवेल योजना आएगी कि ये आएगी? ये आएगी भाई, सबसे पहले तो ये आएगी। यहां अगर दिए गए ऑप्शन में 4 नंबर सबसे पहले आएगा सर, 4 पहले आएगा, फिर 42 के बाद में क्या आएगा? 45 आएगा, यानी कि 1 नंबर आएगा। 4 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। तो डी ऑप्शन इसके अंदर क्या हो गया? राइट हो गया। घटनाओं का क्रम अगर तुम्हें याद है ना, हाँ भाई बहुत बढ़िया, शेयर करो सभी बच्चे। घटनाओं का क्रम अगर तुम्हें याद है तुम आराम से बता सकते हो, वरना तो फिर भरोसे काई लावेली पाडो, और पाडा मैं तुम्हारा लाने दूंगा नहीं, पाडी लाएगी, यानी सीईटी निकलेगा, टेंशन मत लो। 169वां क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्ताव को निम्नलिखित में से किसने दिवालिया होते बैंक के पोस्ट डेटेड चेक के रूप में कहा है? जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था जिसको पोस्ट डेटेड चेक कहा गया, मतलब क्रिप्स प्रस्ताव के अंदर ऐसे ऐसे प्रावधान थे जिसको कांग्रेस ने भी नकार दिया था। तो ये बात जब कही गई थी तो पोस्ट डेटेड चेक के रूप में हम बात करें। इसकी घोषणा 11 मार्च को चर्चिल ने की थी, 23 मार्च को ये भारत पहुंचा था। 11 मार्च 1942 को तो इसकी क्या होती है? घोषणा होती है, और 23 मार्च 1942 को ये भारत आता है। 23 मार्च 1942 को ये क्या होता है? भारत आता है। तो गांधी जी ने इसको क्या था? पोस्ट डेटेड चेक, ऐसा चेक, ऐसे बैंक का चेक जो बैंक खुद दिवालिया हो रहा है, जो बैंक खुद क्या हो रहा है? दिवालिया हो रहा है, इसको उत्तर दिनांकित चेक कहा था। ये याद रखना है, इसके अंदर आपको हमने अस्वीकार कर दिया था, ये योजना प्रस्तुत की गई थी। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, कौन से साल में? अब देखो ये जो 30 क्वेश्चन है ना, अब स्वतंत्रता आंदोलन तुम्हारा पूरा हो गया। सबसे पहले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन मैंने पूरे करवा दिए। अब अगले 30 प्रश्न जो है वो तुम्हारे नेहरू युग से संबंधित है। तो सिलेबस के अंदर पढ़ाता हूं, सिलेबस से बाहर यूनिक मैराथन क्लास है, चमत्कारी क्लास है, ये क्लास है, वो क्लास है। ऐसे कोई मैं फेंकने वाला आदमी नहीं हूं, ठीक है? ऐसे मार्केट में फेंकने वाले खूब है, थोड़ा अंतर करना सीखो बेटा, ठीक है? तो सिलेबस के अकॉर्डिंग टू दी पॉइंट पढ़ाता हूं। आ जाओ तो मैं नेहरू युग पढ़ा देता हूं। अब ऐप के अंदर भी जब पढ़ाता हूं ना तो एक एक पॉइंट को पढ़ाता हूं, है ना? मेरा पढ़ाने का नजरिया वैसा है कि बच्चे को हूबहू कंटेंट क्यों मिलता है मेरा 90%? दूर तक कोई बढ़िया मिठाई खाने जाते हो, क्यों फेमस होती है? क्योंकि उसका मालिक बहुत मेहनत करता है,
और कहीं कहीं पर तो इतनी खोट मिलती है कि पेट ही खराब हो जाता है। वो बात है, पढ़ा तो वही हूं जो सीधा एग्जाम में आता है। अब आगे पढ़े। अब नेहरू युग स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है बेटा? अब शुरू हो रहा है तुम्हारे नेहरू युग। और ये सारे प्रश्न किसके हैं? नेहरू युग के। बताओ भाई, जितने भी इंस्टीट्यूशनल काम हैं, चाहे वो राष्ट्रीय विकास परिषद हो, योजना आयोग हो, साइंस के काम हो, आज तुम्हारा प्रश्न आएगा सीधा, 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे। बताओ, बहुत बढ़िया, अभी भी 2000 बच्चे राय चल रहे हैं, फटाफट शेयर करो सभी बच्चे। किस वर्ष ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना की गई थी? कौन से साल में ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना की गई थी? इस प्रश्न का आंसर है 1959 के अंदर। कब की गई थी? 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। और भेल का मुख्यालय कहाँ? दिल्ली के अंदर। बता देता हूँ, 1952 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और उस समय आपका भेल है वो कहाँ स्थापित किया गया था? 1952 के अंदर। जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल 1964 के अंदर नई दिल्ली के अंदर, 1964 के अंदर, 1964 के अंदर नई दिल्ली में। सब नेहरू युग से संबंधित चीजें हैं, नई दिल्ली के अंदर स्थापित होता है। उसके बाद में जो स्थापित होता है एनटीपीसी, ये भी दिल्ली के अंदर है ना। और आईओसीएल ये 1959 के अंदर है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1959 के अंदर। तो नेहरू युग की चीजें बता रहा हूं। ऐसे कैसे एक संस्था स्थापित होती है आपकी, कौन सी वाली? आपकी 1952 की ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल एंड ओएनजीसी, 1952 ओएनजीसी का प्रश्न है। ठीक है, ओके ओके, हाँ जी। अरे 1959, एक सेकंड, इंडियन ऑयल है ना आज, ओके ओके, 1959 है बेटा, 1959 है, 1959 है। भारत सरकार के आणविक ऊर्जा विभाग द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है तो भारतीय राष्ट्रीय समिति की देखो, अंतरिक्ष अनुसंधान का जो जनक कहते हैं वो किसको कहते हैं? विक्रम साराभाई को कहते हैं। विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक कहलाते हैं ना, अंतरिक्ष के, भारतीय अंतरिक्ष के जनक कहलाते हैं। कैसे याद रखे? देखो, एक दादा भाई ये होमी जहांगीर भाभा वो परमाणु कार्यक्रम के जनक है, लेकिन विक्रम साराभाई सारा का सारा अंतरिक्ष, कैसा? सारा का सारा अंतरिक्ष, याद रहेगा तुम लोगों को आराम से, सारा का सारा अंतरिक्ष। तो यहां पर इसकी स्थापना कब की जाती है? 1962 के अंदर इस समिति की स्थापना की जाती है। डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए सहायता देने हैं तो 1900 कब की गई थी इसकी स्थापना? 1962 के अंदर, 1962 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। बाद में 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न, उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम और जिसने औद्योगिक क्षेत्र के अंदर लाइसेंस राज की आधारशिला रखी थी, यह संसद द्वारा कब पारित किया गया था? नेहरू युग के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए थे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, 1962 हो गया। ये नेहरू युग के अंदर विभिन्न प्रकार के, 1951 के अंदर है ना, ये उद्योग लाइसेंस राज की शुरुआत कब हुई थी? 1951 के तहत, 1951 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। अगला देखो, एक और इंपॉर्टेंट है, नेहरू लियाकत समझौता जो 1950 में हुआ था, वो किस बात से निपटने के लिए हुआ था? नेहरू लियाकत समझौता है वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली के बीच में अल्पसंख्यक और शरणार्थियों की समस्या के लिए, अल्पसंख्यक और शरणार्थियों की समस्या के निपटने के लिए यह समझौता 1950 में, अल्पसंख्यक और शरणार्थी समस्या। देखो, शरणार्थी समस्या बहुत भयंकर थी उस समय कि जगह जगह लोग पाकिस्तान से आ रहे थे, यहां से वहां जा रहे थे, वहां से यहां आ रहे थे। दिल्ली में छोटी छोटी झुग्गी झोंपड़ियां बस गई थी, निवास नहीं थे, खुद का घर एकदम से थोड़ी बनता है। तो ये समस्या के लिए लियाकत अली समझौता। सेकंड, जो पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार कौन थे जिन्होंने औद्योगिकरण पर बहुत जोर दिया? देखो, दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर तो खेती के ऊपर बात की, पहली के अंदर किसके ऊपर बात की गई थी? कृषि और भूमि सुधार, ये पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर थे। लेकिन सेकंड पंचवर्षीय योजना में पीसी महालनोबिस ने, किसने? पीसी महालनोबिस, बहुत बड़े एक अधिकारी थे,
उनके द्वारा ये दिमाग लगाया गया और इसमें आपके जो शुरुआत की गई आपके उद्योगों के बारे में बात कही गई थी। किसके बारे में बात कही गई थी? उद्योगों के बारे में बात कही गई थी। तो ये पीसी महालनोबिस आपको यहाँ पर राइट है। 1956 से लेकर के 1961 कब तक? 1956 से लेकर के 1961 तक। वैसे योजना आयोग के बारे में भी बात करें तो 15 मार्च 1950 को आपको किसकी स्थापना होती है? योजना आयोग की स्थापना होती है। बाकी मैंने बताया ना शॉर्ट नोट्स में, भारत के अंदर हरित क्रांति किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, देखो हरित क्रांति की बात करते हैं, भारत में किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी? ये लाल बहादुर शास्त्री है, खैर नेहरू युग से आगे जा चुका है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व, उस समय चाइना के साथ वॉर हो गए थे, उस समय की बातें हैं। अप्सरा के बारे में बताइएगा, अभी करंट में भी ये सुर्खियों में था। बताइए अप्सरा भारत का सबसे पुराना जो है अनुसंधान रिएक्टर है, एक एटॉमिक रिएक्टर है। तो बताइए किस देश की सहायता से अप्सरा, और अभी सुर्खियों में था, अप्सरा में एक म्यूजियम बनाया गया है। अभी 2024 की मैं बात करूं तो 2024 में यहां पर क्या बनाया गया? म्यूजियम बनाया गया है और ये आम जनता के लिए खोल दिया गया है। आम जनता हेतु म्यूजियम बनाया गया अप्सरा को। तो बताओ ये अप्सरा किसकी मदद से खोला गया था? अप्सरा की बात करें 1941 में यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। कब? देखो 1954 के अंदर परमाणु विभाग की स्थापना होती है, तो 1956 के अंदर अप्सरा की स्थापना मुंबई के निकट की जाती है। 1956 के अंदर किसके सहयोग से? बताओ। हाँ जी, यूनाइटेड किंगडम, सी नहीं होगा, बहुत बढ़िया, यहां पर यूनाइटेड किंगडम होगा यूके के सहयोग से 1956 के अंदर। कब? 1956 के अंदर। कुछ और छोटी छोटी बातें लिखा देता हूं। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग, 1948 परमाणु ऊर्जा आयोग किसकी स्थापना? परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में। और लिखिएगा इसके साथ साथ 1954 परमाणु ऊर्जा विभाग, 1954, ये सब नेहरू के टाइम में आएगा प्रश्न। परमाणु ऊर्जा विभाग बनता है, पहले आयोग बना था। कब बना था आयोग? आयोग बनता है 48 के अंदर, विभाग बनता है 54 के अंदर, 56 में अप्सरा की स्थापना होती है, ठीक है। 56 में किसकी स्थापना होती है? अप्सरा की। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न, बार बार एग्जाम में पूछा है। सुरेंद्र बता कौन सा? सुरेंद्र बोलता नहीं है। सुरेंद्र बेटा बोला कर, क्लास में बोलता नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वैसे रिजर्व बैंक की हम बात करें, रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में होती है। आपका जनवरी 1949 के अंदर इसका क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था, जनवरी 1949 के अंदर। चलो आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? चलो बेटा फटाफट आगे बढ़ो। धन्यवाद धन्यवाद। देखो 12 घंटे वाली पीडीएफ आज दे देंगे। हिंदी वाली अभी अपलोड करता हूँ, इस वाले भी अभी अपलोड करो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ है। बिल्कुल याद दिला दिया करो, व्हाट्सएप नंबर है ना मेरे तुम सबके पास में, याद दिला दिया करो। बिजी आदमी हूँ बहुत, थोड़ा बता दिया करो, तुम्हारे लोगों के लिए मेहनत करता रहता हूँ। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इसरो के गठन के साथ विघटित कर दी गई थी, है ना। पहले भारतीय राष्ट्रीय समिति थी अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए, बाद में इसरो की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना कौन से साल में की गई थी? तो 15 अगस्त 1969, है ना, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। आज ये प्रश्न पहले भी एग्जाम में आया था, है ना, एसआई वाले में छोटा छोटा प्रश्न पूछ लेते थे, लोगों को पता नहीं होता, फैक्ट वाली चीज है, लोगों को याद नहीं रहती है, तो याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम पास करना है तो आपके। वैसे समिति के बारे में पूछा है ना, यहाँ समिति के बारे में पूछा, ये समिति तो कब स्थापित, समिति के बारे में प्रश्न है, ये समिति कब स्थापित हुई थी? 1962 के अंदर। और इसरो की स्थापना कब होती है? ये बेटा आपको 1969 में। इसरो अलग चीज है ना, यहां प्रश्न पूछा गया कि इसरो के लिए एक समिति बनाई गई थी, उसकी स्थापना कब हुई? 1962 के अंदर इसरो की स्थापना 19। वाह भाई रुद्र शर्मा, धन्यवाद धन्यवाद बेटा धन्यवाद। ठीक है, अब पढ़ाई करें, आगे बढ़े। समिति 1962। अगला देखो, हिंदू कोड बिल की बात करें, हिंदू कोड बिल कब पारित किया गया था? हिंदू कोड बिल 1950 के अंदर, 1950 के अंदर, 1950 में अंबेडकर जी के द्वारा पेश किया गया था। 1950 में हिंदू कोड बिल आपके
1950 के अंदर, 1950 के अंदर, 1950 अंबेडकर के द्वारा। निम्नलिखित में व्यक्तियों में से राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अब राज्य पुनर्गठन है, भाषाई आधार पर 14 राज्य, देखो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 14 राज्य बनाए गए थे भारत के अंदर आजादी के समय, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। कितने बने थे? 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ये प्रश्न तुमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो टोटल इकाइयां आजादी के समय कितनी बनी थी? 20 इकाइयां थी। भारत में आजादी के समय कितनी इकाइयां थी? 20 इकाइयां थी। आजादी के समय की बात कर रहा हूं मैं, आजादी के बाद में भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग भी उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फजल अली आयोग भी उसे कहा जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना, फजल अली आयोग 22 दिसंबर 1953 को, 22 दिसंबर 1953 को, और 1956 में इसने रिपोर्ट सौंपी थी, 1953 को, और 1955-56 के अंदर इसने क्या दी थी? अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था। कब बना था? 1953 के अंदर बना था। बेटा ये भाषाई आधार पर पहला राज्य था। कौन सा? भाषाई आधार पर फर्स्ट स्टेट जो बना था, पोट्टी श्रीरामालू। क्या समझे? पोट्टी श्रीरामालू, पोट्टी श्रीरामालू की भूख हड़ताल में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। भूख हड़ताल में इनकी हो गई थी मृत्यु। तो उसके बाद में ये आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर दर्जा दिया गया। ये प्रश्न एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। आदित्य आचार्य व्हाट्सएप कर देना भाई, कौन सा है ये बच्चा? मेरा ही कोई दोस्त होगा। राहें अलग अलग हो जाती हैं तो कई सारे दोस्त साथी पीछे छूट जाते हैं, कभी कभी कांटेक्ट हो पाता है। पोट्टी श्रीरामालू की भूख हड़ताल से क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। याद रहेगा ना? ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई मैंने नेहरू युग वाली। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, 30 टोटल कितनी इकाइयां? 20 इकाइयां हुआ करती थी। पहला राज्य फजल अली आयोग सिफारिश के बाद यहाँ पर ये बना था। याद रखना है सबको, ठीक है ना? हाँ, अरे नाम ठीक है, वो उन्होंने पहली बार वो अपना बलिदान दिया। अब बलिदान तो कहीं दिया, भारत को बांटने वाली नीति हो गई एक तरह से। इतने राज्यों के टुकड़े हो जाएंगे तो मामला कैसे चलेगा? ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का रचनाकार? देखो भारत के अंदर पंचवर्षीय योजनाओं का रचनाकार कौन कहलाता है? भारत में ठीक है यार, तुम लोग नाम के पीछे भी मजे लेने लग जाते हैं, ऐसा मत किया करो। पंचवर्षीय योजना का योजनाकार किसे कहते हैं? पीसी महालनोबिस को कहते हैं, जिन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना को मूर्त रूप दिया था। पंचवर्षीय योजनाओं के पीछे किसकी प्रेरणा थी? हमने जो भारत के अंदर पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी, योजना आयोग 1950 में बना था, मार्च 1950 योजना आयोग, ये सब नेहरू के युग की टाइम की है। और ये यहां से प्रश्न पक्का आएगा, तुम्हारे योजना आयोग का प्रश्न आएगा, तुम लोग उसका याद रखना। 15 मार्च 1950 को स्थापना होती है, 15 मार्च 1950। हमने योजना कहां से अपनाई थी? देखो पंचवर्षीय योजना 1928 में सोवियत संघ के अंदर लागू थी, यूएसएसआर के अंदर 1928 में यूएसएसआर में लागू थी। तो इस वजह से हमने भी आजादी के बाद में पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाना शुरू किया। हम तो देख करके है ना, संविधान में हमने दूसरे देश से देख देख के सीखा है। अच्छी बात है, अपनानी चाहिए, अच्छी बात है। भारत के लिए संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। संविधान सभा की स्थापना कब की गई? 9 दिसंबर है ना, कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था पता है तुमको? अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था और बाद में स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो इसके स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। राजेंद्र प्रसाद है वो बाद में 2 दिन बाद में, 11 सितंबर को, कब? सॉरी 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। क्या बन गए थे? स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। ये याद रखनी है, कुछ छोटी मोटी बातें मगर मोटी बातें। आपकी मेहनत को सलाम है, धन्यवाद भाई। मारी मेहनत ने सलाम करो जो, धन्यवाद है। मारी जीव हो रो जाओ मतलब मने बहुत छोको लागे, ये अंतर शू बहुत छोको लागे, मतलब आनंद आ जाए। मतलब आगे मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है, ठेठ मारवाड़ी में गयो करो तो पसट है
मारी मारवाड़ी सुनता रहो वाला, ठीक है, कह जो मतलब आनंद ही आनंद है बस। भूदान आंदोलन किसने किया? मैं ये फिर से कह रहा हूं, भूदान आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आजादी के बाद से आम हर एक आदमी के पास कहाँ जमीन थी? जागीरदारों के पास, बड़े बड़े शेठ साहूकारों के पास, राजाओं के पास जमीन थी। तो विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत 18 अप्रैल 1951 से की थी। कब से की थी भाई? विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 से इस भूदान आंदोलन की शुरुआत की और सबको कहा कि भाई तुम जमीनें दान करो लोगों के बीच में, डाकी की तरह ले लेके बैठे हो, शर्म आनी चाहिए। इतनी जमीन 100 बीघा 500 बीघा खा के मरोगे क्या? साथ में सबको बांटो। तो विनोबा भावे बहुत ही संयमी ब्रह्मचारी टाइप के आदमी थे। तो ये उन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की, पहली भूमि दान पोचमपल्ली से शुरुआत की थी, तेलंगाना के पोचमपल्ली से। कहां से शुरुआत की थी? पोचमपल्ली तेलंगाना से आपकी शुरुआत होती है विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन की। अगला प्रश्न, भारतीय संघ में विलय के लिए एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। भाई वो देशी रियासतें जो 562 देशी रियासतें थी, है ना, 562 देशी रियासतें। ये 562 जो देशी रियासतें थी ना, इन 562 देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने थे। इसके लिए कौन सा रियासती राज्य था? विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हस्ताक्षर करने वाला कौन सा रियासती राज्य था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सबसे पहले यहां पर बात करें तो विलयकरण के लिए 2 प्रकार के थे। एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो यहां पर सबसे पहले बीकानेर के शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त को। बीकानेर वाला तो मैं लड़ूंगा, इसको कुछ नहीं आता, इसको सब कुछ मैं सिखा दूंगा कि बांडिया तुझे सब कुछ आता है कि यस। ये बीकानेर वाला बांडिया की तरह था। बीकानेर का शार्दुल सिंह सबसे पहले हस्ताक्षर करता है। ये पंजाब हरियाणा तक लड़ने चला गया और आज़ादी के टाइम में बोला मैं तो सबसे पहले हस्ताक्षर करके सुखी रहना चाहता हूँ। तो बीकानेर का शार्दुल सिंह 7 अगस्त 1947 शार्दुल सिंह सबसे पहला व्यक्ति था, है ना, फर्स्ट व्यक्ति। हस्ताक्षर करने वाला पहला राजा कौन था, यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बीकानेर का शार्दुल सिंह 1947 को। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं और एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, एक प्रकार की यथास्थिति से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। आई स्टैंड स्टिल कि मैं यहां से हिलूंगा नहीं, मतलब या तो मैं शामिल हो जाऊंगा भारत के संघ के अंदर, तो उसे क्या कहा गया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब ये प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में आएगा। अभी 1 महीने पहले पेपर हुआ था, उसमें यह पूछा गया था छात्रावास अधीक्षक में, ट्रस्ट विद डेस्टिनी क्या है? और नेहरू युग का है, तुम्हारे डेफिनेटली प्रश्न आएगा ट्रस्ट विद डेस्टिनी, या तुम्हारे प्रश्न आएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, व्हाट इज दिस? ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर थे, है ना। तो दूसरा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब है वह राज्य जो वह विलय पत्र जिस पर आपको हस्ताक्षर करने थे। ये एक तरह से क्या था? हस्ताक्षर वाला विलय पत्र हुआ करता था। और ये है कि आप यथास्थिति बहाल रखोगे कि हम अलग रहेंगे, है ना। हाँ, तो ये आप लोगों को याद रहनी चाहिए यार, सारी चीजें समझ गए ना। अब एक और चीज है, कौन सी बता देता हूं। ये प्रश्न अभी पूछा है अधीनस्थ बोर्ड ने। बेटा मैं वो टीचर नहीं हूं जो महामैराथन लगा के बच्चों का टाइम वेस्ट कर दूं मार्केट की जगह, बहुत मेहनत करके आता हूं बेटा। एक है आपका ट्रस्ट विद डेस्टिनी, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पीवाईक्यू किसी ने हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के ऐसे किसी ने करवाया यूट्यूब पे, तो देख के बताना मेरे को। और इस क्लास के बाद किसी और को देखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, देखा है जब से तुम्हें किसी और को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। भाग्यवधु के साथ चिर परिचित भेंट, भाग्यवधु के साथ चिर परिचित भेंट, चिर परिचित। अब भाग्यवधु का मतलब ये मत निकाल देना कि सर रमकुड़ी जमकुड़ी ला रहा होगा मारे, नहीं बेटा। भाग्यवधु के साथ चिर परिचित भेंट, ये देश की आजादी के समय का नेहरू का भाषण है। ये क्या है? नेहरू का भाषण। कब का है?
14-15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में मध्यरात्रि को देश की आज़ादी के दिन की घोषणा है। ये संविधान सभा के अंदर आज़ादी की घोषणा है। ये आज़ादी का फर्स्ट भाषण जो था, उस भाषण को कहते हैं भाग्यवधु के साथ भेंट। मैंने सोचा कि रमकुड़ी जमकुड़ी भूखा कहीं राजी हो जाए कि सर मारे रमकुड़ी जमकुड़ी ला रहा गया बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, मेरे को एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट बेटा प्रियंका कभी कभी कुछ कुछ गाने सुन लेता हूँ, सुनता तो नहीं हूँ, इतना कहाँ टाइम मिलता है। तो कहने का मतलब इस पढ़ाई को जब से देखा तब से किसी और को देखने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये कंटेंट पढ़ने के बाद किसी और को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तुम लोग यार डबल मीनिंग मत निकाला करो यार, अच्छा नहीं लगता फिर। ये याद रखो, ये प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड ने अभी पूछा है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? देखो पहला आम चुनाव है वो आपके 1952 के अंदर हुआ था। पहले आम चुनाव कब होते हैं? 1952 के अंदर होते हैं। मैं सीरियस रह के पढ़ाने वाला नहीं हूँ। 1952 51 का चुनाव, 51 ऑप्शन में दिया हुआ, 51 में स्टार्ट हुआ था, है ना। सीरियस रह के पढ़ाने वाला टीचर नहीं हूँ मैं। 1951 में कब शुरू हुआ था? 25 अक्टूबर से 21 फरवरी। 25 अक्टूबर 1951 से 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक, इसलिए 51-52 के चुनाव कहे जाते हैं। क्या कहलाते हैं? 51-52 के चुनाव कहलाते हैं। 26 जनवरी को संविधान लागू होता है, पहला आम चुनाव होता है। देश की पहली लोकसभा कब गठित होती है? पहली लोकसभा का गठन, और नेहरू युग के अंदर अलग अलग मंत्रियों के बारे में पूछे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे, है ना। ये सब चीजें याद रखा करो, एनसीईआरटी में दी हुई ये सारी चीजें। हाँ धन्यवाद। ये चीजें, और देखो 1950 के अंदर चुनाव आयोग का भी गठन होता है। चुनाव आयोग का गठन होता है 1950 में। किसका गठन? चुनाव आयोग। सुकुमार सेन है वो पहले चुनाव आयुक्त थे। कौन थे? फर्स्ट चुनाव आयुक्त। प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, वो फजल अली के नेतृत्व में 1953 के अंदर की गई थी। हाँ ओके, हाँ ठीक है, चौकी बात है, घनी चौकी बात है। आ जाओ फटाफट। 1953 के अंदर फजल अली आयोग। कौन सा? फजल अली पन्नीकर, फजल अली अध्यक्ष थे, के.एम. पणिकर दूसरे सदस्य थे, और तीसरे सदस्य के रूप में हृदयनाथ कुंजरू थे। कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू थे। तो ये तो थे भाई अध्यक्ष। इसी वजह से इस आयोग को भी फजल अली आयोग कहते हैं। इसी वजह से इस आयोग को क्या कहते हैं? फजल अली आयोग। और इस फजल अली आयोग नेहरू युग का बहुत बढ़िया प्रश्न है 1953 में, और 55-56 में आपके रिपोर्ट सौंपी थी। 55-56 में क्या सौंपी थी? रिपोर्ट, जिसने 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश दी थी। ओके विजय, सुनीता, गिरधारी लाल जाट, निशा, रीना गुज्जर और देव की दीवानी। कितना दीवानी जुड़ी हुआ है महादेव, 2000 जुड़े हुए हैं। शाबाश, મને ઘણો જ ચોખ્ખો લાગે થાલોગન પડાણો, ઘણો જ ચોખ્ખો લાગે। मैं रोटी छोड़न आ सकूँ थालोगन पढ़न वास्ते थारी सौगन। बेटा थाकी सौगन, मैं रोटी छोड़न आया हूँ, ठीक है। क्लास के बाद में खाना खाऊंगा, ठीक है। सुबह नाश्ते के रूप में लेट हो रहा था, क्लास लेने के लिए भाग रहा था, 2 निवाले मुंह में डाले, पानी पिया और दौड़ के क्लास में आ गया। तुम्हारी कसम, ठीक है। खाना बीच में छोड़ के आया हूँ, टाइम नहीं था। होता है हमारे साथ, जब जिम्मेदारी होती है लाखों बच्चों की, तो खाना बाद में खाना पड़ता है। 1947 में भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को चिन्हित करने के लिए किस कमीशन को दायित्व सौंपा गया था? ये रेडक्लिफ आयोग था। कौन सा था? रेडक्लिफ। लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। LAC कौन सी? भारत चीन के बीच की। कौन सी? भारत चीन के बीच में। और भारत पाकिस्तान वाली कौन सी थी? LOC याद रहेगा सभी को। हाँ, ये रेडक्लिफ थी। कौन सी थी? रेडक्लिफ, है ना, याद रखिएगा। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए
रेड क्लिफ लाइन थी। आंसर तो लागन याद रहो, चौकी बात है भाई, नहीं याद रहो तो भरोसे बैस पाडो लो मनमत कह जो पाडो क्यों लाओ। बेटा अगला प्रश्न देख, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? अभी बताया था, पणिकर, फजल अली, ये तीनों थे। शशिनाथ नहीं थे, शशिपाद बैनर्जी। निम्नलिखित में से किसने है वो भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनः विवरण को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताए? भाषाई आधार पर आप राज्यों का बंटवारा कर रहे हो, ये तो राष्ट्रीयता की हत्या है। पूजा कह रही खाना भेजू क्या? अरे पूजा बेटा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खानो बनेवड़ो है बेटा, मारे खानो है बनेवड़ो पर खाने टाइम नहीं हो इन वास्ते। ता लोगों ने पढ़ा इन पच में खा लूँ खानो, ठीक है, भोजन कर लूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बताया था, क्या बताया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्या रे इतनी बड़ी मुश्किल से तो मैंने एक एक को जोड़ा है, तुम लोग मेरी बैंड मत बजा दो, ये सरदार पटेल ने कहा था। प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 के अंदर की गई थी। उसके बाद में निर्गुट देशों का जो न तो अमेरिका की तरफ जाना चाहते थे न यूएसएसआर की तरफ जाना चाहते थे, उनका एक सम्मेलन 1961 के अंदर बेलग्रेड के अंदर आयोजित किया गया। बेलग्रेड कहां पर है? इंडोनेशिया के अंदर। बेलग्रेड इंडोनेशिया, यहां भी नेहरू नासिर टिटो इंडोनेशिया। और आप सबको पता है, अभी हम बात करेंगे आगे इसके संबंध में। तो 1961 के अंदर यह सम्मेलन आयोजित किया गया बेलग्रेड के। कब आयोजित किया गया था? 1961 के अंदर बेलग्रेड। बेलग्रेड कहां है? गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन है। नेहरू नासिर टिटो इसमें आयोजित, हाँ बेलग्रेड, नेहरू नासिर टिटो। नेहरू मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के टिटो। राजधानी बेलग्रेड कहाँ है? यूगोस्लाविया की राजधानी बेटा। ये किसकी राजधानी है? यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया की राजधानी। यहां पर 3 लोग इकट्ठे हुए, बड़े बड़े नेता। एक तो थे नेहरू, एक था नासिर और एक था टिटो। कौन था? टिटो। नेहरू कहां का? भारत का। नासिर कहां का? मिस्र का, नाम से ही पता चल रहा है। और टिटो कहां का? यूगोस्लाविया का। तो ये सब मिले थे और एक सम्मेलन हुआ था 1961 का बेलग्रेड सम्मेलन। और बेलग्रेड गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी। इसमें क्या हुआ था? गुट निरपेक्ष, ये भी नेहरू के टाइम की बहुत बड़ी घटना है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की। और जो जो देश इसमें शामिल होना चाहते हैं वो आ जाओ। नाम जिसे कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, किसी भी संगठन में शामिल नहीं होंगे। NAM जिसे कहा गया अंग्रेजी के अंदर, न अमेरिका की तरफ न रसिया की तरफ, हम तो हैं प्रभु की तरफ, अकेले आजाद पंछी। शेयर कर दो सभी बच्चे, फटाफट शेयर कर दो। शेयर करने में कंजूसी काहे करो थे सब लोग? शेयर करने में इतनी कंजूसी कर रही हो। सब्सक्राइब भी रखो चैनल ने। भारत और चीन के बीच पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा कब हुई थी? ये भी नेहरू के टाइम की घोषणा है। पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा 1954 में होती है। कब होती है? शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व रखेंगे, है ना, अनाक्रमण करेंगे, समानता होगी और एक दूसरे की सीमा के अंदर कोई भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये पंचशील में नेहरू और चाउ एन लाई, चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई वर्सेस आपके नेहरू, तो दोनों पीएम के बीच में ये हुआ था। बांडुंग सम्मेलन किससे संबंधित? देखो बेलग्रेड वाला तुमको बता दिया मैंने, ये बांडुंग वाला किससे संबंधित है? बांडुंग वाला 1955 के अंदर इंडोनेशिया के अंदर हुआ है, गुट निरपेक्षता का सम्मेलन। ये बांडुंग सम्मेलन कब होता है? 1955 के अंदर इंडोनेशिया के अंदर होता है। कब होता है? 55 में इंडोनेशिया में होता है बांडुंग सम्मेलन। भाई सीधे इंडियन पॉलिटी की भी क्लास लगो भाई। इंडियन पॉलिटी के 4-5 प्रश्न आते हैं, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के सबसे ज्यादा आते हैं। और सबसे ज्यादा ज्योग्राफी के आते हैं 10-12 प्रश्न, लगभग 20 से 25 नंबर। इस हिस्ट्री से भी ज्यादा आते हैं। वो क्लास 300-350 प्रश्न कराऊंगा, टेंशन मत लो यार तुम लोग। अच्छा नहीं लगता तुम लोग चिंता करते हो तब मुझे दुख होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद 100% पूछा जाने वाला प्रश्न, या तो राष्ट्रीय विकास परिषद आएगा या तुम्हारे योजना आयोग आएगा। सीईटी की दोनों 4 पारियों में से एक प्रश्न पक्का इसमें से पूछा जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 के अंदर की गई थी। योजना आयोग की बात क्या था? गैर संवैधानिक निकाय था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होती है? 1952 के अंदर होती है। योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 1950 के अंदर होती है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में। और ये गैर संवैधानिक निकाय था। योजना आयोग की तरह क्या था? गैर संवैधानिक, यानी संविधान के अंदर इसका उल्लेख नहीं है, बल्कि संसद के अधिनियम द्वारा इसको बनाया गया था। गैर संवैधानिक
आयोग था। और ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद, बहुत बढ़िया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद। अध्यक्ष कौन था? प्रधानमंत्री। जैसे पीएम आपका योजना आयोग का अध्यक्ष है, तो पीएम ही इसका क्या होता था? अध्यक्ष होता था, याद रखिएगा। राज्यों के मुख्यमंत्री होते थे इसके अंदर, साथ साथ में राज्यों के सीएम वगैरह होते थे, तो ये याद रखना है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम, एक फिर से कहूंगा कि 1952 का जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, ये भी अपने आप में एक बहुत प्यारा प्रश्न हो जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो भी 1 अप्रैल 1951 की जो पहली पंचवर्षीय योजना के साथ सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपके 1952 का है, पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर स्टार्ट हुआ था। 1952 का है समुदाय विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और पहली पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, देखो भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, दामोदर घाटी और हीराकुंड ओडिशा, हीराकुंड परियोजना, ये विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी परियोजना लागू की गई थी। और महान आश्चर्य बताया नेहरू ने तो इसको, है ना। और इन बड़े बांधों को मंदिर बताया, भारत के मंदिर के रूप में ना, आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। किसने संज्ञा दी है? भारत के मंदिर के रूप में संज्ञा दी। मंदिर में तो देवताओं की पूजा होती है, तो ये नेहरू ने कहा था इनको, ठीक है, भाखड़ा नांगल के लिए। अगला, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का कैसे किया? मेहनत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बाजरा की लकड़ी की अच्छा जाट किंग, खेत में बैठ वीडियो देख रही हूँ, ठीक है। घड़ो चौक मार मतिरो राखे को राखी नहीं बेटा, मतिरो है कि काकड़ियो है कि एकलो खा रही है? थारे खेत में कितना मतीरा होया बता, खेत में मतीरा होया तारे कहीं? हाँ बता दे फटाफट। भाषा के आधार पर किस राज्य का निर्माण किया गया? यहाँ पर देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, रिप्लाई नहीं है, मुझे व्हाट्सएप कर देना बेटा। टीम को रिप्लाई किया, रिप्लाई आया नहीं है, मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। भाषा के आधार पर बताओ 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 फटाफट। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश था, सीधी सी बात है। 1953 के अंदर पोटी श्री रामालू की डेथ हो जाती है, तो 1953 में। हाँ, खेत में बैठो बैठो अकेलो मतीरा काकड़िया खाई रही हो, मने चिड़ा चिड़ा। 1954 की संधि के अनुसार पंचशील का सिद्धांत संबंधित था। पंचशील का सिद्धांत संबंधित है भारत और मारा गणे मतीरा। मजा ले रहे हो अच्छे से, ठीक है, जिंदगी के सुख ले रहे हो। मैं दिन भर स्टूडियो में बिजी रहता हूँ, बाहर आने का टाइम नहीं मिलता। मतीरे तो देखने के दूर, गांव गए हुए मुझे 8 महीने हो गए, घर गए हुए 8 महीने हो गए हैं। तो ये भारत चीन से संबंधित है बेटा। किससे संबंधित है? भारत चाइना से संबंधित है। तो तुम लोगों की मेहनत के पीछे मैं जाता ही नहीं हूँ घर। पुनः पैक्ट के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर विकल्प का चयन कीजिए। तो पुनः पैक्ट के संबंध में आप लोग बताओगे कि यहाँ पर दिए गए में से पुनः पैक्ट है वो किसके बीच में हुआ था? अगस्त 1932 के अंदर गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। और शिक्षा मेरा, ये शिक्षा वाला जो कथन है ना, ये किसने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय ये है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वतोन्मुखी विकास हुई, नेहरू ने कहा था। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर तुम लोगों की